बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उपसे संयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुण और रंग के बारे में अध्ययन किया और आज हम लोग बात करेंगे धातु कार्बोनिलों में आबंधन के बारे में और उपसे संयोजन यौगिकों के महत्व के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे धातु कार्बोनिलों में आबंधन के बारे में, यानी धातु कार्बोनिलों में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, होमोलैप्टिक कार्बोनिल यौगिक सामान्यतः संक्रमण धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं। इन धातु कार्बोनिलों की संरचनाएं सरल होती है। देखिए बच्चों, जो धातु कार्बोनिल होते हैं उनकी संरचनाएं कैसी होती है? सरल होती है। क्लियर है? आगे देखिए, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। देखिए ये संकुल है हमारा, ये वाला NiCO4। ठीक है, तो ये चतुष्फलकीय होता है और इसमें sp3 संकरण होता है। कैसा संकरण होता है? sp3। इसी तरीके से देखिए, पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो यानी FeCO5, ये संकुल त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होता है और इसमें sp3d संकरण पाया जाता है। ठीक है, आगे, तथा हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम जीरो यानी CrCO6 यानी ये जो संकुल है ये अष्टफलकीय होता है, इसमें D2sp3 संकरण होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा ये संकुल है NiCO4 यानी ये जो संकुल है हमारा NiCO4, देखिए जो धातु कार्बोनिल संकुल है ये, इसमें जो निकेल है वो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है। भाई निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? शून्य है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण पाया जाता है? sp3। देखिए बच्चों, वापस ध्यान दीजिए कि जो हमारा ये संकुल है निकेल का, इसमें निकेल शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसमें sp3 संकरण पाया जाता है और ये कैसा होता है? चतुष्फलकीय। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जो हमारा ये आयरन का संकुल है FeCO5, अगर इसकी हम लोग बात करें, पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो इसकी बात करें तो इसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या है? शून्य है। और देखिए इसमें sp3d संकरण पाया जाता है और ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होता है। क्लियर है? और देखिए इसी तरीके से हम क्रोमियम के संकुल की बात करें, देखिए CrCO6, अगर इस संकुल की हम लोग बात करें हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम जीरो, तो इसमें भी जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? शून्य है, जीरो है। और देखिए इसमें D2sp3 संकरण पाया जाता है और ये कैसा होता है? अष्टफलकीय। ठीक है, आगे देखिए, डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज। देखिए जो डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज जीरो, देखिए जीरो यानी ये होता है Mn2, ये संकुल देखिए क्या होता है? Mn2 ब्रैकेट में CO10। ठीक है, तो इसमें दो वर्ग पिरामिडी MnCO5 इकाइयां Mn यानी मैग्नीज बंध द्वारा जुड़ी होती है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए, अगर इस धातु कार्बोनिल की बात करें, यह है डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज जीरो, अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसमें क्या होती है? दो वर्ग पिरामिडी MnCO5 इकाइयां मैग्नीज बंध के द्वारा जुड़ी होती है। क्लियर है? ओक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट जीरो, अगर इसकी हम लोग बात करें यानी CO2 ब्रैकेट में CO8, अगर इस संकुल की हम लोग बात करें तो इसमें देखिए कोबाल्ट बंध के मध्य दो CO समूह सेतु के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो देखिए आगे, अब देखिए बच्चों आगे इनकी संरचना को देखिए किस प्रकार से इनकी संरचना होती है। देखिए ये हमारी संरचना है NiCO4 यानी जो निकेल का संकुल है उसकी संरचना है जो कैसी होती है? चतुष्फलकीय। देखिए बीच में निकेल है और चतुष्फलकीय रूप से देखिए ये लिगेंड इससे जुड़े हुए हैं कार्बोनिल। ठीक है, आया समझ में? इसी तरीके से देखिए FeCO5, अगर इस आयरन के संकुल की बात करें तो देखिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी क्या होती है? संरचना होती है। इसी तरीके से देखिए क्रोमियम के संकुल को देखिए CrCO6, तो ये होता है अष्टफलकीय। कैसा होता है? अष्टफलकीय। इसी तरीके से देखिए Mn2CO10 यानी इस संकुल की बात करें तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे Mn के बीच में ये क्या पाया जाता है? बंध पाया जाता है। और देखिए ये दो इकाइयाँ, देखिए ये जो दो इकाइयाँ हैं कौन सी? MnCO
CO5, देखिए MnCO5, ये जो दो इकाइयाँ हैं, ये दो इकाइयाँ, देखिए एक इकाई तो ये और एक इकाई ये आपस में मैग्नीज बंध के द्वारा जुड़ी होती है। तो देखिए मैग्नीज के बीच में क्या है, ये बंध है, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए CO2 CO8, यानी इस संकुल की बात करें तो इस संकुल में भी देखिए CO के बीच में क्या है, ये बंध है। और देखिए दो कार्बोनिल समूह CO किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इनसे सेतु बंध के रूप में जुड़े होते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे देखिए सेतु बंध के रूप में जुड़े हुए हैं ये दो CO, एक तो ये और एक ये। तो ये इनकी क्या हो गई, संरचना हो गई, और ये संरचना आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए धातु कार्बोनिलों में पश्च बंधन या सह क्रियाशीलता बंध, यानी अब हम बात करेंगे कि धातु कार्बोनिलों में किस तरीके से पश्च बंधन, जिसे हम सह क्रियाशीलता बंध भी कह सकते हैं, उसका निर्माण होता है। तो देखिए जो समझिएगा, धातु कार्बोनिलों के धातु कार्बन बंध में सिग्मा तथा पाई दोनों के गुण होते हैं। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो धातु कार्बोनिल है उसके धातु और कार्बन के बीच का जो बंध है उसमें सिग्मा और पाई दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु कार्बन सिग्मा बंध, देखिए धातु और कार्बन के बीच में, एम का मतलब है यहाँ पे मेटल धातु, यानी धातु कार्बन सिग्मा बंध कार्बोनिल यानी CO समूह के कार्बन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है। देखिए वो जो समझने की कोशिश करिए भाई, धातु और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बंध का निर्माण होता है वो कैसे होता है, वो कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, देखिए बच्चों ये हो गया हमारा कार्बोनिल समूह, ठीक है। मान लीजिए कार्बोनिल समूह में क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, देखिए ये हमारा क्या है, धातु है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कि ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोई कार्बोनिल समूह हो गया, कार्बोनिल समूह हो गया, इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये धातु के रिक्त कक्षक है। तो ये क्या करता है, धातु के रिक्त कक्षक में, देखिए धातु के रिक्त कक्षक में इन इलेक्ट्रॉनों को यानी इन इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान कर देता है, जिससे क्या बनता है, सिग्मा बंध। क्लियर है? तो आपको समझ में आया कि सिग्मा बंध का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। आगे देखिए, जबकि देखिए समझिए, जबकि धातु कार्बन पाई बंध, देखिए बच्चों जबकि धातु और कार्बन के बीच में जो पाई बंध होता है उसके बारे में देखिए, जबकि धातु कार्बन पाई बंध धातु के पूर्ण भरे असंकृत डी कक्षकों में से, देखिए समझिए धातु कार्बन पाई बंध धातु के पूर्ण भरे असंकृत डी कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को कार्बोनिल के जो कार्बोनिल समूह है उसके रिक्त प्रतिबंधी अणु कक्षक, जिन्हें हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, उनमें दान करने से बनता है। तो देखिए बच्चों किस तरीके से पाई बंध बनता है ये भी समझ लीजिए। देखिए बच्चों होता क्या है भाई, हम बात कर रहे हैं पाई बंध की। देखिए होता क्या है, जो धातु है भाई, जो धातु के भरे हुए कक्षक है, मान लीजिए धातु के भरे हुए कक्षक है, धातु के जो भरे हुए कक्षक है उनसे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किस में जाएंगे, वो कार्बोनिल का जो कार्बन है उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, ये हमारा कार्बोनिल है और ये इनके क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। अब देखिए पाई बॉन्ड कैसे बनता है, यानी पाई बॉन्डिंग कैसे होती है भाई, जो धातु के पूर्ण भरे हुए असंकृत डी कक्षक है उसमें से इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल का जो कार्बन है उसके रिक्त प्रतिबंधी अणु कक्षक में दान कर दिया जाता है, जिससे क्या बनता है, पाई बंध बनता है। भाई हमने सिग्मा बंध का तो पढ़ा ना, देखिए बच्चों हमने सिग्मा बंध के बारे में पढ़ा कि जो कार्बोनिल है, जो कार्बोनिल समूह है उसका कार्बन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्षकों में दान करता है जब तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और देखिए जब धातु के भरे हुए कक्षकों में से यानी धातु के असंकृत पूर्ण भरे हुए कक्षकों में से जब इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल के कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दान कर दिए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं प्रतिबंधी अणुकक्षक में दान कर दिए जाते हैं, तो इससे क्या बनता है, पाई बंध बनता है। इससे क्या बनता है, पाई बंध का निर्माण होता है। तो देखा आपने भाई यहाँ पे सिग्मा बंध भी बन रहा है और पाई बंध का भी क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और देखिए इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग यानी पश्च बंधन। तो देखिए बच्चों
धातु से लिगेंड का बंध एक सहक्रियाशीलता प्रभाव उत्पन्न करता है। देखिए समझने की कोशिश करिए कि धातु से लिगेंड का जो बंध है वो एक सहक्रियाशीलता प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसे क्या बोलते हैं, पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग। तो ये क्या हो गई, बैक बॉन्डिंग। क्लियर है। आगे देखिए, इसके कारण धातु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। भाई इससे होता क्या है, धातु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जो धातु तथा CO के मध्य उपस्थित बंध की प्रबलता को बढ़ाता है, जिससे धातु कार्बोनिल का स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और देखिए बच्चों, इस डायग्राम से एक बार वापस समझ लीजिए कि किस तरीके से सिग्मा बंध और पाई बंध का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, ये हमारा कोई कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह है, और कार्बोनिल समूह में जो कार्बन के पास एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म है, देखिए इसमें जो एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म है उसे ये किसको दे देता है, धातु के रिक्त कक्षक को दान कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सिग्मा बंध का निर्माण हो गया। और जो धातु है वो अपने पूर्ण भरे हुए असंकृत कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन युग्म को कार्बन के, यानी कार्बोनिल में जो कार्बन है उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, यानी प्रतिबंधी जो कक्षक है उसमें पुनः दे देती है। ठीक है, यानी वो उसमें दान कर देती है। तो हमने क्या देखा, इस पश्च बंध से, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है जब ये इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, इन प्रतिबंधी कक्षक में जाते हैं तो पाई बंध का क्या होता है, निर्माण। और इसी तरीके से आपने देखा भाई यहाँ पे सिग्मा बंध भी बन रहा है और पाई बंध भी बन रहा है, और इसे ही क्या कहा जाता है, बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन। और देखिए इससे होता क्या है, इससे बंध की प्रबलता बढ़ जाती है और धातु कार्बोनिल का स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, और ये होता है सहक्रियाशीलता आबंधन। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्लियर है। तो देखिए आपको धातु कार्बोनिलों में जो बंधन है वो समझ में आया होगा। चले आगे, चलिए अब देखिए उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे उपसह संयोजन यौगिकों के महत्व के बारे में और अनुप्रयोग के बारे में। तो देखिए उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व बहुत अधिक है। यह यौगिक खनिजों, पेड़ पौधों तथा जीव जगत में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। उपसह संयोजन यौगिक विश्लेषणात्मक रसायन, धातु कर्म, जैविक प्रणालियों, उद्योगों तथा औषधि के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर है। आगे, अतः इनके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग निम्नलिखित है। तो देखिए पहला देखिए विश्लेषणात्मक रसायन में। तो देखिए बच्चों, गुणात्मक तथा मात्रात्मक रासायनिक विश्लेषणों में उपसह संयोजन यौगिक बहुत उपयोगी होते हैं। अनेक रंगीन अभिक्रियाएं जिनमें धातु आयनों की विभिन्न लिगेंडों के साथ क्रिया से, विशेषतः किलेट लिगेंड, उपसह संयोजन यौगिक बनते हैं, जिनके कारण रंग उत्पन्न होता है। विभिन्न विधियों से धातु आयनों की पहचान व उनका मात्रात्मक आकलन इसी आधार पे किया जाता है। क्लियर है। ये अभिकर्मक EDTA, DMG यानी डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थोल तथा क्यूबफेरोन आदि है। क्लियर है। चलिए आगे, अब दूसरा देखिए धातुओं का निष्कर्षण। देखिए धातुओं की कुछ प्रमुख निष्कर्षण विधियों में, जैसे सिल्वर तथा गोल्ड के निष्कर्षण में संकुल के विरचन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। उदाहरण देखिए, ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में Au3+ साइनाइड आयन से संयोजित होकर उपसह संयोजन आयन AuCN2- यानी ये ऋणात्मक संकुल आयन बनाता है। इस विलयन में जिंक मिलाकर गोल्ड को पृथक कर लिया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, तीसरा देखिए धातुओं का शुद्धिकरण। देखिए बच्चों, धातुओं का शुद्धिकरण उनके संकुल बनाकर तथा उसे पुनः अपघटित करके किया जाता है। और उदाहरण देखिए, अशुद्ध निकल को पहले NiCO4 यानी ये जो संकुल है इसमें परिवर्तित किया जाता है तथा फिर इसे अपघटित करके शुद्ध निकल प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। आगे,
चौथा देखिए जल की कठोरता ज्ञात करना। देखिए जल की कठोरता का आकलन इसका Na2EDTA के साथ अनुमापन करके किया जाता है। Ca2+ व Mg2+ आयन EDTA के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। इन आयनों का चयनात्मक आकलन किया जा सकता है क्योंकि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम संकुलों के स्थायित्व स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जल की कठोरता में उपयोग किया जाता है उपसे संयोजन यौगिकों का। आगे देखिए पांचवा देखिए उत्प्रेरकों के रूप में। देखिए बच्चों उत्प्रेरकों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो देखिए अनेक औद्योगिक प्रक्रमों में उपसह संयोजन यौगिकों का उपयोग उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है। और देखिए उदाहरण देखिए एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में रोडियम संकुल, देखिए रोडियम का ये संकुल है, देखिए PH3P और ये क्या है 3RHCl, यानी ये संकुल है, इसे विल्किंसन उत्प्रेरक भी कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है? विल्किंसन उत्प्रेरक। तो इसका प्रयोग किया जाता है। आगे छठा देखिए विद्युत लेपन में, यानी विद्युत लेपन में किस तरीके से उपयोग होता है। विभिन्न वस्तुओं जैसे बर्तनों आदि पर सिल्वर और गोल्ड का विद्युत लेपन धातु आयनों के विलयन से करने की अपेक्षा उनके संकुल आयनों, जैसे देखिए संकुल आयन देखिए AgCN2- तथा AuCN2-, ठीक है, ये तो सिल्वर का संकुल है, ऋणात्मक संकुल, और ये हमारे गोल्ड का संकुल है। तो इनके विलयन से करने पर यह एक समान तथा चिकना होता है। ठीक है, आगे देखिए सातवां देखिए फोटोग्राफी में। देखिए बच्चों श्याम श्वेत फोटोग्राफी में विकसित की हुई फिल्म का स्थायीकरण हाइपो, देखिए हाइपो का फॉर्मूला होता है Na2S2O3.10H2O, ठीक है, इसे हाइपो बोलते हैं। तो फिल्म का स्थायीकरण हाइपो विलयन में धोकर किया जाता है जो अनअपघटित AgBr से क्रिया करके विलय संकुल आयन, देखिए Ag और ये ब्रैकेट में देखिए S2O3 का होल ट्वाइस और इस पूरे संकुल पे आवेश 3- बना देता है। ठीक है, आगे अब आठवां देखिए जैव प्रणालियों में, यानी जैव प्रणालियों में उपसह संयोजन यौगिकों का क्या महत्व है। तो देखिए बच्चों उपसह संयोजन यौगिक जैव तंत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक क्लोरोफिल, देखिए बच्चों जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का उपसह संयोजन यौगिक है। इसी तरीके से देखिए रक्त का लाल वर्णक हीमोग्लोबिन आयरन का एक उपसह संयोजन यौगिक है जो कि ऑक्सीजन वाहक होता है। तो देखिए बच्चों जो हमारा क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का उपसह संयोजन यौगिक होता है, जबकि जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन का क्या होता है? उपसह संयोजन यौगिक। क्लियर है? आगे विटामिन B12 यानी साइनाकोबालेमिन कोबाल्ट का एक उपसह संयोजन यौगिक है। और इसी तरीके से देखिए जो विटामिन B12 होता है B12 वो भी क्या है? कोबाल्ट का उपसह संयोजन यौगिक होता है जो कि एनीमिया के उपचार में प्रयुक्त होता है। जैविक महत्व के अन्य धातु आयन युक्त उपसह संयोजन यौगिक कार्बोक्सी पेप्टिडेज A, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो जैव उत्प्रेरक है, तथा साइटोक्रोम C Fe2+ का संकुल है। क्लियर है? आगे अब देखिए औषध रसायन में, यानी औषध रसायन में उपसह संयोजन यौगिकों का क्या महत्व है। तो देखिए औषध रसायन में कीलेट चिकित्सा का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उदाहरण देखिए पौधे और जीव जंतुओं में विषैले अनुपात में उपस्थित धातुओं के द्वारा उत्पन्न समस्याओं का उपचार। और देखिए इस प्रकार कॉपर तथा आयरन की अधिकता को डीपेनिसिलएमीन, देखिए समझिए डीपेनिसिलएमीन तथा डेस्फेरिऑक्सिम B लिगेंडों के साथ उपसह संयोजन यौगिक बनाकर दूर किया जाता है। आगे EDTA को लेड की विषाक्तता के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। प्लेटिनम के कुछ उपसह संयोजन यौगिक ट्यूमर की वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं। और उदाहरण देखिए समपक्ष प्लेटिन, यानी जिसे बोला जाता है सिस प्लेटिन। देखिए सिस प्लेटिन, देखिए सिस और ये देखिए प्लेटिन है, देखिए संकुल देखिए PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, यानी इसे बोला जाता है सिस प्लेटिन।
कैंसर रोधी होता है। तो देखिए बच्चों, जो सिस्प्लेटिन है, समकक्ष प्लेटिन, वो कैसा होता है? कैंसर रोधी होता है। और इस तरीके से देखिए औषध चिकित्सा में भी उपसे संयोजन यौगिकों का क्या है? महत्व है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने कार्बोनिल यौगिकों में, यानी जो धातु कार्बोनिल है उनमें आबंधन के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ उपसे संयोजन यौगिकों के महत्व और अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा। और इसी के साथ हमारी ये यूनिट समाप्त हो गई है और आगे आने वाले वीडियो में हम इस यूनिट के अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।